अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मा का पेपर अभी जो रिसेंट हुआ था BSN सेकेंड ईयर का। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो थ्योरी का पेपर है इसके आंसर आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे और इसमें जो बुक्स आपने फॉलो करनी है वो कौन कौन सी। मैंने आपको डे 1 से बताया हुआ था कि फार्मा का जो इसकी रेफरेंसेस बुक्स है ना UHS की रिकमेंडेड बुक्स वो दो ही हैं, एक लिपनकोट की बुक है और एक कैटजन की बुक है। ठीक है, ये दोनों आपके पास होंगी हार्ड फॉर्म में। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी आज पेज नंबर के साथ कि आपको कहाँ कहाँ से इसके आंसर मिलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम स्टार्ट करें तो इसके दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया हुआ है, ये फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है जो कि हमने पढ़े थे फार्माकोडायनामिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो ये वहाँ से आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन यू गेट फ्रॉम ग्रेडिड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका हम देखें आंसर। तो ये कैटजन की बुक से आपको मिलेगा। अब इसमें आपने क्या बताना है कि जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ है कि पहले आप उसको डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आप बता दोगे कि इसकी क्या हमें बेनिफिट क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ड्रग की एफिकेसी है और जो ड्रग की पोटेंसी है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स कर्व से। उसके बाद आपने बताना है कि जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पहले आप उसको डिफाइन कर दोगे यहाँ से, उसके बाद इसकी आपने ये बेनिफिट लिख देना। ठीक है, क्या हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। तो ये क्वेश्चन जो है वो कैटजन की बुक से आया हुआ है। उसके बाद आपने बताना है कि जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये आगे आप देखोगे इस तरह का एक ग्राफ बना होगा दोनों का, एक क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व का भी और एक ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व का भी। ठीक है, अब इसमें जो कर्व के अंडर वाला एरिया होगा ना उसका आपने बताना है कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से कर लेना है, कैटजन की बुक से आया हुआ है। उसके बाद हम देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट। उसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द स्पेयर रिसेप्टर्स, हाउ कैन वी शो दैट स्पेयर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एनी टिश्यू। ठीक है, अब ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो कैटजन की बुक से आया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ स्पेयर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, पहले आपने डिफाइन करना है इसको। ठीक है, ये भी आपकी कैटजन की बुक से है। इसको डिफाइन करने के बाद आपने बताना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पे स्पेयर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपने जस्ट 1-2 लाइन्स लिखनी है यहाँ से कि अगर जो ड्रग की जो मैक्सिमल इफेक्ट इसको हम कहते हैं EC50 वो लेस देन है मैक्सिमल बाइंडिंग से जिसको हम कहते हैं KD। ठीक है, तब जो स्पेयर रिसेप्टर्स है ना वो एग्जिस्ट करेंगे आपके टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको डिफाइन करने के बाद ये लाइन लिखनी है और टू द पॉइंट आपने बात करनी है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी कैटजन की बुक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है कि A 24-year-old female with AIDS developed cryptococcal meningitis, refusing any intravenous medication. Which antifungal drug can be given orally to this patient? Give its mode of action. अच्छा, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इस स्टेटमेंट को। इसमें क्या पूछा हुआ है कि एक फीमेल है उसको क्या प्रॉब्लम है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। ठीक है, ये जो कि ब्रेन का इन्फेक्शन होता है एक। अब उसमें क्या है कि हमने एंटी फंगल ड्रग यूज़ करनी है तो वो हम आईवी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रही है आईवी मेडिकेशन लेने से। ठीक है, तो हम ऐसी कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे जो कि हम ओरल फॉर्म में दे सकते हैं उसको। ठीक है, एंटी फंगल ड्रग लिखनी है आपने, पहले उसका नाम लिखना है कि वो कौन सी हम यूज़ करेंगे, उसके बाद आपने उस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन लिखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे एंटी माइक्रोबियल वाला, उसमें एंटीबायोटिक्स थी, एंटी फंगल, एंटीवायरल। तो ये क्वेश्चन है वो वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ जो कैटजन की बुक है वहाँ से एंटी फंगल ड्रग वाला चैप्टर जो है हमारा। अब इसमें जो ड्रग होगी ना यूज़, एंटी फंगल ड्रग की 3 कैटेगरीज आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक होती है एम्फोटेरिसिन B, उसके बाद है फ्लूसिस्टोसिन और थर्ड कैटेगरी हमारे पास होती है अजोल। ठीक है, अब इसके डिफरेंट रूट्स होते हैं, एक कुछ आईवी की फॉर्म में देते हैं, कुछ ओरल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, कुछ उसको टॉपिकल फॉर्म में देते हैं। तो अब उसने क्या पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी ड्रग हम यूज़ करेंगे एंटी फंगल जो कि हम उसको ओरली दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एम्फोटेरिसिन B है ना वो मोस्ट कॉमन ड्रग हम यूज़ करते हैं लेकिन वो आईवी फॉर्म में देते हैं, इंट्रावेनसली देते हैं। तो उसने पूछा हुआ ओरल फॉर्म में, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा फ्लूसिस्टोसिन। ठीक है, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं ओरल फॉर्म में और किस कंडीशन में, जब उसको CNS का इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे इसको क्या था, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस था। ठीक है, तो इसमें हम ड्रग ये इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद आपने इसका मोड ऑफ एक्शन लिख देना है कि इसका क्या एक्शन होता है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से कैटजन से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप देखें जो इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज साइनर्जिज्म, डिफाइन गिविंग 1 कॉमन एग्जाम्पल एट लीस्ट।
उसके बाद क्या है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, पहले डिफाइन करना है साइनर्जिज्म का, उसको इसकी क्या टर्म होती है, ठीक है। अब ये जो साइनर्जिज्म है ना, ये आपका इनाम दानिश की जो बुक है ना छोटी वाली, ठीक है, शॉर्ट बुक, उसमें इसका जस्ट डेफिनेशन दी है, या आपने इसको डिफाइन करने के बाद एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था उस चैप्टर में जहाँ जिसमें हमने सल्फोनामाइड्स पढ़े थे, ट्राइमेथोप्रिन पढ़ा था, ठीक है। जब इसको मिला के देते हैं तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, उसको हम कहते हैं को ट्राइमोक्साजोल ड्रग को, ठीक है। तो अब वो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसको हमने डिफाइन करना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये होता क्या है कि जब हम 2 ड्रग्स को मिला के देते हैं ना, तो उनका जो इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट, वो ग्रेटर होता है देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट, ठीक है। तो हमने इसमें इसको डिफाइन करने के बाद एग्जांपल दे देनी है साथ में, ये वाली, चाहे आप ये दे दो चाहे वो दे दो जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, ये एक पार्ट हो गया इसका। उसके बाद क्या था, मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स वाले चैप्टर में, सल्फोनामाइड। तो ये दोनों से आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख लो वहाँ से लिपनकोट की बुक से, और चाहे तो आप लिख लो दूसरी जो बुक हमारे पास थी ना कैटजन की बुक से। तो हमने वहाँ से पढ़ा था लिपनकोट की बुक से, तो मैं आपको वहाँ से दिखा देती हूँ। इसका मोड ऑफ एक्शन आया हुआ है सल्फोनामाइड्स का, ये आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी बना सकते हो, ठीक है। बल्कि बेहतर तो ये है कि आप इसको इस तरह ड्रॉ करके बनाओ, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका, और साथ में आपने इसको लिखना भी होता है थ्योरी की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन जो है दोनों बुक्स पे दिया हुआ है, लिपनकोट से भी आप कर सकते हो और कैटजन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो ए पार्ट है वो क्या है, नेम द अल्काइलेटिंग एजेंट्स, मेंशन देयर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ये आप पढ़ोगे एंटी कैंसर ड्रग के अंदर, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, उस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम ये इसको देखेंगे तो इसमें ना जैसे आपने इनलिस्ट करना है ड्रग्स कौन सी होती हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, एक कैटेगरी है उसकी एंटी कैंसर ड्रग्स की, ठीक है। इसमें आपने इनलिस्ट करना है अल्काइलेटिंग एजेंट्स को, और साथ में आपने उन ड्रग्स के रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताने हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन जो है दोनों बुक्स पे है, लिपनकोट से भी है और कैटजन की बुक पे भी है। तो आप जहाँ से मर्जी कर लो। मैंने यहाँ से ना कैटजन की बुक से पिक्चर ली है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। ये मैं आपको ना इस वीडियो में लास्ट पे इसके पेज नंबर भी बता दूंगी, ताकि आप वहाँ से इसके आगे से पेज नंबर भी लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है ना, पहले आपने इसको लिस्ट करना कौन कौन से हैं। जैसे अब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, नाइट्रोज यूरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद अल्काइल सल्फोनेट्स हैं, इस तरह आगे इनकी भी फर्दर कैटेगरीज हैं। तो आपने इन लिस्ट करने के बाद बस इनके रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो आगे सबके अलग अलग मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से इनकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना वहाँ से रीड करने हैं, इसके साथ में रूट्स भी दिए होंगे, ठीक है। तो आपने सबके अलग अलग बता देने हैं। तो ये हमारे पास था इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है उसमें क्या बताना है आपने, सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, ठीक है। ये भी उसी चैप्टर में से है, और साथ में आपने उसकी बतानी है टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये भी पहले आपने इनलिस्ट करना है इनको, इन ड्रग्स को, उसके बाद आपने इनके टॉक्सिक इफेक्ट बता देने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो बुक है ना कैटजन की, यहाँ से, ठीक है। अब जो सेल स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं, सेल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, उनको पहले आपने डिफाइन करना है, ठीक है। ये डिफाइन जो है वो दिया हुआ है लिपनकोट की बुक पे। उसके बाद आपने इनलिस्ट करना है इनको, ठीक है। अब ये 2 कैटेगरीज है इसकी हैं, एक होती है सेल साइकिल स्पेसिफिक और एक है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स। जो पेपर में पूछा हुआ है वो क्या है, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। इसमें आपने इनलिस्ट करना है इसको, एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, ब्लियोमाइसिन है, इटोपोसाइड है और विंकाक्लोइड्स हैं, ठीक है। इनको आपने इनलिस्ट करने के बाद आपने इनके बताने हैं टॉक्सिक इफेक्ट कौन कौन से आ सकते हैं। तो इनके आगे ना जब आप पढ़ोगे ना इन ड्रग्स को, तो इसी चैप्टर इसी पेज के ऊपर इन ड्रग्स के अलग अलग लिखे होंगे टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। तो आपने वो भी साथ मेंशन कर देने हैं, तो तब आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2 मार्क्स का। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। इसका ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है, एन एस्पिरिन एलर्जिक पेशेंट अंडरगोज अ परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी प्रोसीजर एंड प्लेसमेंट ऑफ अ स्टंट इन कोरोनरी ब्लड वेसल. He will need to be on dual antiplatelet therapy. Enlist 2 antiplatelet drugs along with their mode of action which can be prescribed to this patient. ठीक है। अब एक पेशेंट है जो कि एस्पिरिन से एलर्जिक है, मतलब उसको हम एस्पिरिन तो दे ही नहीं सकते ना, ठीक है। और उसको एक क्या उसकी सर्जरी हुई है, क्या कौन सा प्रोसीजर हुआ है, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर हुआ है और साथ में उसको उसकी जो है ना स्टंट डला हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो हमने उसमें देनी है उसको एंटी प्लेटलेट थेरेपी देनी है ताकि उसकी जो क्लोटिंग है वो ना हो ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसी कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे इस कंडीशन के अंदर, आपने 2 मेंशन करनी है, 2 इनलिस्ट करनी है, आगे इनके मोड ऑफ एक्शन भी बताने हैं, ठीक है।
तो हमने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पेशेंट जो है उसको हमने एस्पिरिन से जो एलर्जिक है ना, वो एस्पिरिन तो हमने देनी नहीं है। एस्पिरिन के अलावा जो भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है ना, हम इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखनी है इसकी इंडिकेशन क्या है, कि उसको जो है ना ये प्रोसीजर हुआ हुआ है रिसेंट और साथ में उसको स्टंट डाला हुआ है, ठीक है। तो हमें ये दोनों माइंड में रख के ना ड्रग को ढूंढना है कि अब कौन सी ड्रग इसमें आ सकती है। तो ये भी मैंने आपको इधर से दोनों बुक से दिखा दिया। ये हमारे पास क्या है, कैटसन की बुक है, इसमें आप 2 लिख सकते हो, एक क्लोपिडोग्रिल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A रिसेप्टर्स हैं। ये दोनों ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें आप, तो ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A इनहिबिटर, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेशन कि हम इसको यूज़ करते हैं इन द एक्यूट प्रिवेंट रीस्टिनोसिस आफ्टर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। तो ये इसकी इंडिकेशन लिखी हुई थी, तो इसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोपिडोग्रिल जो है वो भी हम यूज़ करते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो ये 2 ड्रग आपने इनकी पहले इनलिस्ट करना है, उसके बाद आपने इसके मोड ऑफ एक्शन यहाँ से लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कैटसन की बुक से मैंने आपको दिखा दिया, और आगे मैं आपको दिखाऊँ इसके जो लिपनकोड की बुक है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A इनहिबिटर्स, ये इसका आगे मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर। और इसके अलावा जो क्लोपिडोग्रिल था वो इससे पहले वाले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों बुक से कर सकते हो, ये क्लोपिडोग्रिल है, ठीक है। तो ये आपने जस्ट इसको इनलिस्ट करना है, उसके बाद आपने इसके जो मोड ऑफ एक्शन है वो लिख देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने क्या बताना है, ब्रीफली डिस्कस द एंटी अरिथमिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डाइजोक्सिन, ठीक है। ये एक ड्रग है डाइजोक्सिन, जिसको हम यूज़ करते हैं अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए। अब आपने क्या करना है कि इसके 4 एडवर्स इफेक्ट बताने हैं, ठीक है। 4 एडवर्स इफेक्ट बताने हैं, और साथ में बताना है कि इसका मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती है डाइजोक्सिन, अरिथमियास को कैसे कंट्रोल करती है। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसका जो आंसर है वो इधर दिया हुआ है लिपनकोड की बुक पे। डाइजोक्सिन पहले आपने बताना है कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप को इनहिबिट करती है, ठीक है। आगे इसका बताना कि कैसे जो अरिथमियास होती है, अब आप टाइप्स पढ़ोगे डिफरेंट अरिथमियास की, इसमें क्या होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन है इसकी टाइप है, एक एट्रियल फ्लटर है, ठीक है। ये इसकी टाइप्स हैं, तो ये इसको कंट्रोल करती है डाइजोक्सिन। उसके बाद आपने इसका टॉक्सिक इफेक्ट बताने हैं जो कि इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया इस बुक से। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, इसमें इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है, टेबुलेट द डिग्रीज ऑफ टॉलरेंस दैट मे डेवलप टू सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ओपोइड्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है वो ओपोइड्स वाले चैप्टर में से आया हुआ है, जिसको हम एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना क्वेश्चन का आंसर, ये आपको कैटसन की बुक से मिलेगा, ये उधर नहीं दिया हुआ लिपनकोड की बुक पे। कैटसन से आपने बताना है कि जो ओपोइड्स हैं उसके अगेंस्ट जो टॉलरेंस है वो कैसे डेवलप होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे 2 टर्म्स दी हुई है, एक होती है टॉलरेंस, एक होती है क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। ये दोनों आपने इसको डिस्क्राइब कर देना, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, तो ये पूरा पैराग्राफ आपने लिख देना यहाँ पे। उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, अब बी पार्ट क्या है, इन लिस्ट द 4 मेन क्लिनिकल यूजेस ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। अब ये कहाँ से आया हुआ है, ये चैप्टर आप पढ़ोगे फार्मा के अंदर, CNS ड्रग्स, ठीक है। कि ऐसी ड्रग्स जो कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर है उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, उसके बाद वो एंजाइटी वगैरह, स्ट्रेस वगैरह, इसमें हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना वो हम इसमें पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये डिप्रेशन जो है एक CNS डिसऑर्डर है, तो इसके वो जस्ट यूजेस पूछे हमें आपकी बुक से, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स पे दिया हुआ है, लिपनकोड पे भी और कैटसन पे भी, आप जहाँ से मर्जी कर लो, ठीक है। उस चैप्टर से आपको ये मिल जाएगा, CNS वाले चैप्टर से। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन है उसका ए पार्ट क्या है, a 50-year-old मैन। अच्छा, अब 7th क्वेश्चन का ए पार्ट क्या है, a 58 years old man has been experiencing severe hypoglycemic episode with his current insulin regimen. The physician switched him to insulin degludec. अब एक टाइप है इंसुलिन की जिसका नाम क्या है, इंसुलिन डिग्लूडेक, ठीक है। इन एडिशन टू हाइपोग्लाइसीमिया इन लिस्ट 4 other complications of insulin. Briefly explain how insulin degludec will control his hypoglycemic episode, ठीक है। अब इसमें 2 उसने चीज़ें पूछी हुई हैं। एक उसने पूछा हुआ है कि जो ये टाइप है ना इंसुलिन की, इंसुलिन डिग्लूडेक, ये कैसे कंट्रोल करती है हाइपोग्लाइसीमिया को, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर वो कैसे कंट्रोल करेगी, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन पूछा हुआ है। उसके बाद इसने पूछा हुआ है कि जो इंसुलिन है उसकी कॉम्प्लिकेशंस आपने बतानी है 4, ठीक है। एक उसने खुद बता दिया हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसमें, ठीक है, और 4 आपने और बतानी है। तो ये दोनों पार्ट हमने इसमें कवर करने हैं। ये आपकी जो कैटसन की बुक है वहाँ से आपको मिलेगा इसका आंसर।
सबसे पहले इसमें क्या पूछा हुआ है डिग्लूडेक के बारे में, वो आपने यहाँ से बताना है कि ये जो टाइप्स है ना इंसुलिन की, कुछ होती है शॉर्ट एक्टिंग, कुछ होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग और कुछ होती है लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग की कैटेगरी है ना, उसके अंदर इसकी एग्जांपल है एक इंसुलिन डिग्लूडेक। ठीक है, बस आपने इसका ये थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन बताना है कि ये कैसे कंट्रोल करती है ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, और कैसे इसका आगे मोड ऑफ एक्शन होता है, ये आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट आपने बतानी है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस बतानी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एक उसने बता दी है, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, बाकी और इसमें 3 से 4 आपने बता देनी है। इसमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, रशेस हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, और वेट गेन हो सकता है, ओवरवेट पेशेंट जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके आपने 3 से 4 और बता देनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा ए पार्ट। बी पार्ट इसका देखें तो इसमें क्या पूछा हुआ है, स्टेनोजोलोल इज एन एनाबोलिक स्टीरॉइड। ठीक है, ये ना ये भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, स्टीरॉइड्स का एक चैप्टर है, उसमें एक कैटेगरी है एनाबोलिक स्टीरॉइड। गिव इट्स 4 मेजर इंडिकेशंस एंड एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, आपने इस ड्रग की बतानी है इंडिकेशंस और साथ में इसके एडवर्स इफेक्ट बताने हैं। तो पहले हम ढूंढेंगे कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। एंड्रोजेंस के अंदर ही आती है ये ड्रग स्टेनोजोलोल। ठीक है, स्टेनोजोलोल जो है इसका आपने क्या बताना है, इसके आपने इसके इफेक्ट बताने हैं। ठीक है, जो कि यहाँ मेंशन किए हुए हैं, इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा इसके आपने एडवर्स इफेक्ट बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आप कर सकते हैं टॉक्सिसिटी के अंदर लिखे हुए हैं कौन कौन सी इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इस ड्रग के। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाएगा कैडजन की बुक से। उसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, उसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ए पार्ट में क्या पूछा हुआ है, इन लिस्ट 2 बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स with local anesthetic activity, give 2 alternative topical beta blockers lacking local anesthetic activity which can be given in their place। ठीक है, अब ये आप क्या पढ़ोगे, एक चैप्टर हमारे पास आएंगे, 2 चैप्टर मेन है यहाँ पे, एक होती है सिंपैथेटिक ड्रग्स और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो आपके टॉस में चैप्टर इंक्लूड था सिंपैथेटिक ड्रग्स, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हम ड्रग्स पढ़ेंगे बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स के बारे में पूछा हुआ है कि आपने 2 लिस्ट करनी है। ठीक है, अब 2 आपने कौन सी बतानी है जिसकी जो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी भी हो। ठीक है, मतलब वो एनेस्थीसिया भी प्रोड्यूस करें, ऐसी आपने 2 ड्रग्स बतानी है। और आपने क्या बताना है कि ऐसी 2 बतानी है इसकी अल्टरनेट पे जो कि हम टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं, मतलब सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर लोकल एक्टिविटी ना हो, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी ना हो। ठीक है, जो कि हम इसकी प्लेस पे दे सकते हैं, इसकी अल्टरनेट पे दे सकते हैं। तो आपने ये बताना है इसका। उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज़ देयर डिसएडवांटेज व्हेन यूज्ड इन द आई। मतलब जब हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करेंगे आइज़ के अंदर, आइज़ के पर्पज़ के लिए, तो इसमें इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ये भी आपने बताना है। और थर्ड पे क्या इसने पूछा हुआ है, सी पार्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ एपिनेफ्रीन रिवर्सल। ठीक है, तो ये तीनों जो पार्ट है ना वो एक ही चैप्टर से आए हुए हैं, सिंपैथेटिक ड्रग्स वाले चैप्टर से। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा कैडजन की बुक से। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, बीटा ब्लॉकर्स आपने जस्ट 2 ड्रग्स बतानी है जो जिसकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे टेबल बना हुआ है कैडजन की बुक पे। इसमें आपने जैसे कि अब ये हमारे पास कितनी ड्रग्स हैं, जिसमें एसिटब्यूटोलोल है, एटिनोलोल है, ठीक है, लेब्यूटोलोल है, म्यूटोप्रोलोल है, उसके बाद ये प्रोप्रानोलोल है। तो हम आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है कि किसकी लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी होती है। उसने पूछा हुआ जिसकी हो, आपने वो बतानी है 2 ड्रग्स। ठीक है, तो आप यहाँ से जिसकी यस लिखा हुआ ना, यस वाली में से आपने 2-3 कर लेनी है। ठीक है, जैसे लेब्यूटोलोल मोस्ट कॉमन है और प्रोप्रानोलोल है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी होती है लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, ये 2 आपने बता देनी है। ठीक है, और आपने 2 ऐसी बतानी है जिनकी नहीं होती। ठीक है, तो आपने 2 जिसके अगर 9 लिखा हुआ ना, आपने 2 वो बता देनी है। ठीक है, ये टेबल से आया हुआ इसका क्वेश्चन। उसके बाद जिसका आया हुआ ना किसका डिसएडवांटेज क्या होता है आइज़ के अंदर, आप क्या करोगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो इसी पेज के आगे नेक्स्ट पे एक पेज पे एक और टेबल बना होगा, उसमें लिखा होगा कि ये ड्रग्स है ना इसके क्या क्या आइज़ के ऊपर जो है ना एक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन ड्रग्स का आइज़ पे क्या एक्शन होता है कि जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप्स के होते हैं फ्लूइड, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो जो ये बीटा ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, आइज़ के ऊपर जो एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो उससे जो आइज़ हैं वो ड्राई हो सकती हैं, तो इसका डिसएडवांटेज होता है आइज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा टेबल के अंदर। ठीक है, वो मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकी बुक से, तो आपने ये वहाँ से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो इसका पार्ट था सी पार्ट, उसमें उसने पूछा हुआ है एपिनेफ्रीन रिवर्सल के बारे में। ठीक है, ये टर्म क्या होती है और इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं।
तो ये आपने यहाँ से करना है, ये भी कैर्जन की बुक पे इसी चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, इसके 7 क्वेश्चन थे जो कि मोस्टली जो कंटेंट कवर हो रहा है इसका इसके आंसर जो कवर हो रहे हैं वो कैर्जन की बुक से हो रहे हैं, और कुछ आप जो है ना वो लिपनकोल्ड की बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों इसकी बुक्स हैं, रेफरेंसेस बुक्स हैं यूएचएस की। और ये मैंने लास्ट पे क्या किया है कि इसके जो क्वेश्चन के आंसर है ना उनके पेज नंबर लिख दिए हैं 7 क्वेश्चन के, ए और बी पार्ट। जैसे ए पार्ट है इसका जो कैर्जन की बुक से आपको 16 मिलेगा पेज, और बी पार्ट का आपको 17-18 पे मिलेगा कैर्जन की बुक पे, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सारे आगे से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं, लिपनकोल्ड से भी और कैर्जन से भी, ठीक है। तो ये आपने इसके जो है ना वो निशान लगा लेने अपनी बुक के ऊपर। तो आज का लेक्चर इतना ही था, इसमें हमने बेसिक जो है वो डिस्कस किया है फार्मा का पेपर। इसके बाद अगर आप चाहती हैं कि कोई और पेपर आपके सामने डिस्कस किया जाए आपके साथ, तो आपने कमेंट सेक्शन में जस्ट कमेंट करना है ताकि हम जो है ना उसके ऊपर एक नेक्स्ट लेक्चर बना सकें, रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।